The Mom Test. How to talk to customers and learn if your business is a good idea when everyone is lying to you. Book by Rob Fitzpatrick. Introduction. एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? इस बुक के ऑथर रॉब फिट्जपैट्रिक के अनुसार अपना खुद का बिजनेस शुरू करना मुश्किल होता है क्योंकि एक सक्सेसफुल आइडिया ढूंढना चैलेंजिंग है। फाउंडर्स एक कमाल के आइडिया से कोई बिजनेस शुरू करते हैं और अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से प्यार कर बैठते हैं। अगर आप सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इस जाल में फंसने से बचना होगा। बिजनेस आइडियाज ऐसे फैक्ट्स यानी सच्चाई पर बेस्ड होना चाहिए जिन्हें पहले से वैलिडेट यानी टेस्ट किया गया हो। ये समरी आपको सिखाएगी कि कस्टमर लर्निंग की मदद से आप अपने आइडियाज को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। आपको अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों और प्रॉब्लम्स को जानने के लिए इस स्टेप बाय स्टेप गाइड से काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को पहचान नहीं पा रहे हैं और कहीं अटके हुए हैं तो यही मौका है कि आप अपने कम्युनिकेशन टेक्निक्स को इम्प्रूव करें। जब आप ये जानते हैं कि अपने कस्टमर्स से कैसे बात की जाती है तो आप सॉलिड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं और मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो आइए आज से ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज की मदद से अपने बिजनेस आइडियाज़ को बदल दें। द मॉम टेस्ट। ऐसी क्या चीज़ है जो एक बिजनेस आइडिया को अच्छा बनाती है? ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स मानते हैं कि एक अच्छा बिजनेस आइडिया पैशन और क्रिएटिविटी से आता है। इसलिए वो एक कूल कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसकी शायद लोगों को कभी ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन वो आइडिया अच्छे नहीं होते जो अंदाजे पर लिए जाते हैं, बल्कि वो आइडिया अच्छे होते हैं जो लोगों की किसी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसलिए कोई बिजनेस आइडिया बनाने से पहले आपको पहले कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को पहचानने के लिए आपको सही सवाल पूछने चाहिए। ये मत पूछिए कि आप इस ऐप के बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये पूछिए इस प्रॉब्लम को अभी आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं या अपने मौजूदा सॉल्यूशन में आपको क्या मुश्किल आ रही है। ये सवाल आपके आइडियल कस्टमर्स की असली ज़रूरतों और मोटिवेशन के बारे में बताएंगे। जब आप अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को पहचान लेंगे तो आप मार्केट में मौजूद गैप को भी पहचान लेंगे। जब आप लोगों की किसी डेली लाइफ की प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ऑफर करते हैं तो इसका मतलब कि आपके पास एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है। मॉम टेस्ट एक ऐसा अप्रोच है जो आपको सही सवाल पूछना सिखाती है। आपके सवाल बायस्ड नहीं होने चाहिए और उनसे ऑनेस्ट फीडबैक मिलना चाहिए। यहाँ आपका गोल है असली प्रॉब्लम को जानना, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना और ऐसा ऐप बनाना जो असली दुनिया में काम करे। एक इफेक्टिव मॉम टेस्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपने कस्टमर्स से उनके करंट प्रॉब्लम के बारे में पूछिए। उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? वो किस तरह का सॉल्यूशन कर रहे हैं? क्या ये सॉल्यूशन इफेक्टिव यानी काम के हैं या इनमें कोई कमी है? इसके बाद इस बात को एनालाइज कीजिए कि कौन सी चीज़ कस्टमर्स को मोटिवेट करती है। वो इस प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करना चाहते हैं? क्या उन्हें अक्सर इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? इन सवालों के जवाब से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि लोग इस प्रॉब्लम से क्यों जूझ रहे हैं। आखिर में अपने कस्टमर्स के उनके ओपिनियन के बारे में कभी मत पूछिए। आपका आइडियल ऐप कौन सा है या आपका ड्रीम सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए जैसे सवालों से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आमतौर पर लोग ये नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए या वो साफ साफ बता भी नहीं पाते हैं कि उनकी प्रॉब्लम है क्या। अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बेटे के बारे में एक दिलचस्प मॉम स्टोरी है जिसे एक ऐप बनाने के लिए बहुत अच्छा आइडिया आया था। वो लड़का बहुत एक्साइटेड था और अपनी माँ को अपने आइडिया के बारे में बताना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो आइडिया इम्प्रैक्टिकल था। एक माँ हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करती है, इसलिए उनका फीडबैक बायस्ड और गलत होगा। उस लड़के ने अपनी माँ को अपने ऐप के आइडिया के बारे में बताया और उस ऐप के पोटेंशियल के बारे में समझाया। इसके बाद उसने अपनी माँ से पूछा, क्या आप इस ऐप को यूज़ करेंगी? तो उसकी माँ ने पूरे जोश से कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल करूँगी। ये तो कमाल का आइडिया है। यहाँ हम देख सकते हैं
कि माँ का जवाब खास हेल्पफुल नहीं है बल्कि इमोशनल है। ये माँ नहीं जानती है कि ये ऐप क्या करता है और ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और शायद वो कभी इसे यूज भी नहीं करेंगी। लेकिन इसमें उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया क्योंकि वो उसे प्यार करती है। लड़का इस बात को समझ गया और उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपनी माँ की प्रॉब्लम और यूजर एक्सपीरियंस को पहचानने के लिए ज्यादा फोकस्ड सवाल पूछा। उसने अपनी माँ से पूछा, आप अपना आईपैड कैसे यूज करती हैं? उसे यूज करते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? इस बार उसकी माँ ने भी सवालों का बिल्कुल अलग जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें फोटोज को ऑर्गेनाइज करने में और ऐप्स को मैनेज करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। उनका बेटा बहुत ध्यान से अपनी माँ की प्रॉब्लम और ज़रूरतों को सुन रहा था। अब उसे समझ आया कि उसकी माँ को इस ऐप की कोई ज़रूरत नहीं थी और वो उसे कभी यूज़ भी नहीं करेंगी। उन्हें एक ऐसे ऐप की ज़रूरत थी जो उन्हें आईपैड को मैनेज करने में और सिंपल बनाने में मदद करे। ये सब जानने के बाद लड़के ने अपने ऐप का आइडिया बदल दिया। कोई कूल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बनाने के बजाय उसने एक इजी टू यूज़ मैनेजमेंट टूल बनाया। इस बार उसका कॉन्सेप्ट असली फीडबैक के आधार पर बेस्ड था, ना कि इमोशन ओपिनियन पर। तो इसे ही मॉम टेस्ट कहते हैं। किसी अजम्पशन यानी अंदाजे के बेसिस पर कोई प्रोडक्ट मत बनाइए। आप अपना बिजनेस आइडिया लोगों के सामने प्रेजेंट करके उनसे ये नहीं पूछ सकते कि वो आइडिया अच्छा है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग प्यार या पोलाइटनेस की वजह से हाँ ही कहेंगे। इसके बजाय आपको कस्टमर्स की ज़रूरतों और परेशानियों को जानना होगा और उन प्रॉब्लम का सल्यूशन क्रिएट करना होगा। अवॉइडिंग बैड डेटा। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि मॉम टेस्ट क्लियर और फोकस्ड सवाल पूछकर डेटा इकट्ठा करता है। आपको ये सोचकर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए कि आपका आइडिया कूल है। पहले आपको मार्केट को स्टडी करना चाहिए और इस बात को जानना चाहिए कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अपने कस्टमर्स से डायरेक्टली बात करके आपको सही फीडबैक मिल सकता है। ऐसे सवाल मत पूछिए जो क्लियर ना हो और अपने कस्टमर्स की असली प्रॉब्लम और उम्मीदों को जानने पर फोकस कीजिए। मार्केट एनालिसिस करते वक्त आपके सामने दो तरह के डेटा आएंगे। अनयूजफुल डेटा जो एक ऐसा फीडबैक होता है जिससे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। कई तरह के बेकार डेटा होते हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। मुझे आपका काम बहुत पसंद है या आपका आइडिया बहुत अच्छा है जैसी तारीफ ट्रिकी होती है। ये आपके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ा सकती है और आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन ये आपको अपने आइडिया को इम्प्रूव करने या आपके सक्सेसफुल होने के चांस को बढ़ाने में कोई मदद नहीं करती है। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो उससे और सवाल पूछिए। जैसे अगर कोई कहे कि आपका आइडिया बहुत कूल है तो ये पूछिए कि उन्हें उसमें क्या अच्छा कूल या अच्छा लगा और उन्हें वो कूल क्यों लगा। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट यूज करने पर उन्हें कैसा लगेगा। ये सवाल लोगों को और ज्यादा सोचने और ज्यादा वैल्यूएबल डेटा देने के लिए एंकरेज करेंगे। दूसरा खराब डेटा है वेग जवाब, यानी जिससे कुछ साफ साफ पता नहीं चलता है। कुछ कस्टमर्स कह सकते हैं कि आपका आइडिया अच्छा है लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ आपको और ज्यादा डिटेल्स पूछनी चाहिए। अपने कस्टमर्स को अपने थॉट्स को अच्छे से बताने में मदद कीजिए। अप्रूवल सीकिंग रिस्पॉन्स भी खराब डेटा होता है, यानी ऐसा जवाब जिसमें आप सिर्फ हाँ सुनना चाहते हैं। कुछ लोग पोलाइट होते हैं और आपको सच्चाई नहीं बता पाते हैं, बल्कि वो कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। हमेशा लोगों के असली मोटिवेशन और पेन पॉइंट्स यानी कोई ज़रूरत या प्रॉब्लम पर ध्यान दें। अगर वो अपना सच्चा ओपिनियन छुपा रहे हैं और आपके सामने सच नहीं बोल रहे हैं तो अगले कस्टमर की ओर बढ़ जाइए। अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा फीडबैक सेशन रखना चाहते हैं तो उनकी तारीफों से अपने ईगो को बढ़ने मत दीजिए। आपको एक प्रॉफिटेबल आइडिया ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी क्रिएटिविटी को लेकर ज्यादा खुश होना चाहिए। इसलिए ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके कस्टमर्स आपके आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं और इसे उनकी ज़रूरतों और परेशानियों से कंपेयर कीजिए। अच्छे फीडबैक सेशन के दौरान आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक एक्टिव लिसनर बनने की ज़रूरत है।
लोगों की फीलिंग्स को समझिए और उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ हर साइन पर ध्यान दीजिए। दूसरा, अपने कस्टमर्स को बीच में टोकिए मत और उन्हें अपने थॉट्स को खुलकर बताने का मौका दीजिए। तीसरा, दूसरों की राय बदलने के लिए अपना आइडिया मत दीजिए। अगर आप अपने सल्यूशन की बात करना शुरू कर देंगे तो लोग पोलाइटनेस की वजह से आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा होने से आप सच्चा फीडबैक मिलने का सुनहरा मौका गवा बैठेंगे। आखिर में फॉलोअप क्वेश्चन पूछिए। जैसे, अगर कोई आपको एक फीचर ऐड करने के लिए कह रहा है तो उनसे पूछिए कि उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों है और वो इसे कैसे यूज़ करेंगे। इससे आपको अपने प्रोडक्ट में सिंपल और ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशन ऐड करने में मदद मिलेगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक फाउंडर एमटीवी के साथ मिलकर एक डिटेल्ड एनालिटिक्स डैशबोर्ड बना रहा था। उस फाउंडर ने सोचा कि इस मीडिया कंपनी को ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन चाहिए जिसमें बहुत सारे फीचर्स हों। फाउंडर ने तुरंत ही एक ऐसा डैशबोर्ड बना दिया जिसमें डेटा को अलग अलग करने और एनालाइज करने के कई ऑप्शन थे। जब एमटीवी ने उस डैशबोर्ड को देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए और उस फाउंडर को लगा कि उसने बिल्कुल वही चीज़ बनाई है जिसकी एमटीवी को ज़रूरत थी। लेकिन एमटीवी को एक सिंपल डैशबोर्ड की ज़रूरत थी जो उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए सिंपल रिपोर्ट बनाने और भेजने में मदद कर सके। यहाँ फाउंडर से गलती ये हुई थी कि उसने सही सवाल नहीं पूछा था और इसी वजह से उसने कुछ ऐसा बना दिया था जिससे एमटीवी खुश नहीं था। इस कारण उन्होंने एक बड़ा क्लाइंट खो दिया क्योंकि उन्होंने डेटा इकट्ठा करके नहीं बल्कि उस ऐप को अपनी सोच या अंदाजे पर बना दिया था। अगर आप अपने बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको सही डेटा इकट्ठा करना होगा। तारीफों और अपने ओपिनियन से बचकर रहिए और असली प्रॉब्लम और एक्सप्लेनेशन को ढूंढिए। आस्किंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट या बिजनेस बनाने के लिए सवाल पूछना सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स में से एक है। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो आप कस्टमर्स की इच्छा, उनकी प्रॉब्लम और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशन के बारे में जान पाते हैं। कस्टमर के फीडबैक के बिना आप शायद एक ऐसा प्रोडक्ट बना बैठेंगे जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। कुछ सवाल हैं जिन्हें आपको ज़रूर पूछना चाहिए और कुछ सवाल हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। सबसे पहले आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो सीधे हों और जिन्हें पूछने से आपका मकसद पूरा हो। अच्छा प्रोडक्ट बनाने और अपने आइडिया को वैलिडेट करने के लिए उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसे फोकस्ड सवालों में बदलिए। नेक्स्ट, आपको भटकाने वाले सवालों से बचना चाहिए जिनका मकसद आपके अंदाजे को सच साबित करना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि क्या आप एक ऐसा टूल यूज़ करना चाहेंगे जिससे टाइम बचता हो, इसका जवाब हमेशा हाँ ही होगा। इस जवाब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे आपके कस्टमर की सोच, इच्छा और ज़रूरत के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसके बजाय ओपन एंडेड सवाल पूछिए, यानी जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता हो, जैसे आपका सबसे ज़्यादा वक्त किस चीज़ में बर्बाद होता है। अपना टाइम बचाने के लिए आप किस तरह के ऐप्स यूज़ करते हैं? क्या ये ऐप्स काम के हैं? इन सवालों के जवाब ज़्यादा डिटेल होंगे। ओपन एंडेड सवालों से आप ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाएंगे। कभी-कभी ओपन एंडेड सवालों आपको सच्चा लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। इन जवाबों से घबराइए मत क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव जवाबों से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तारीफ जैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके ईगो को ज़रूर बढ़ावा देंगे लेकिन आपको रियलिस्टिक रहने में मदद नहीं करेंगे। अगर कोई कस्टमर कहता है कि आपका आइडिया कमाल का है तो उसे अपनी बात को और एक्सप्लेन करने के लिए कहिए। उससे पूछिए कि इसमें कौन सी बात कमाल की है, ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है, आप मेरे प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करने वाले हैं, वगैरह। इस बीच क्रिटिकल जवाब आपको अपने कॉन्सेप्ट की कमज़ोर कड़ियों को देखने में मदद करेंगे। अगर आप अपने आइडिया की प्रॉब्लम को शुरू में ही जान लेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले ही आप उसे ठीक कर पाएंगे। कोई भी आइडिया या प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है। हर क्रिएशन में कुछ गलतियां होती हैं और आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। बिजनेस में आपके सामने दो तरह के रिस्क आ सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट रिस्क,
जिसका मतलब है ये सोचना कि क्या आप एक प्रोडक्ट को जल्दी बना सकते हैं और क्या आपके कस्टमर्स इसे यूज करते रहेंगे। दूसरा है मार्केट रिस्क, जिसमें आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट होगा या नहीं। क्या उसका प्राइस अफोर्डेबल है? क्या आपका प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर्स खरीदेंगे? क्या आपका प्रोडक्ट स्केलेबल है, यानी क्या उसे और बढ़ाया जा सकता है? अपने प्रोडक्ट को बनाते वक्त आपको दोनों रिस्क के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप मार्केट को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों पर फोकस करते हैं, तो आप फेल हो सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा कि क्या आपके पास अपनी फाइंडिंग्स के हिसाब से उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सभी रिसोर्सेज हैं या नहीं। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि सही सवाल ना पूछने से क्या हो सकता है। एक स्टार्टअप फाउंडर एक ऐसा ऐप बनाना चाहता था जो फार्म में रहने वाले जानवरों की फर्टिलिटी को ट्रैक कर सके, ताकि किसानों को जानवरों के बर्थ रेट और रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद मिल सके। जब इस बारे में किसानों से बात की गई तो उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने बताया कि मौजूदा ऐप्स बहुत महंगे हैं और उन्हें इसका एक सस्ता ऑप्शन चाहिए। किसानों ने ये बताया कि वो इस ऐप के जरिए अपने जानवरों के पूरे झुंड को ट्रैक करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि इस ऐप से बहुत पैसा कमाया जा सकता था। ये जानकर फाउंडर इतना एक्साइटेड हो गया कि वो एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना ही भूल गया, और वो सवाल था कि क्या ऐसा ऐप बनाना पॉसिबल भी है। उसने एक ऐप को बनाने में महीनों लगा दिए, लेकिन जो कभी काम ही नहीं कर पाया। उसका आइडिया अनरियलिस्टिक था और उसे इस बात का एहसास तक नहीं था। उस फाउंडर को लगा कि वो बहुत पैसा कमाएगा और ऐसी चीज़ पर अपना वक्त और रिसोर्सेज बर्बाद करता रहा जो किसी काम का नहीं था। इसलिए सही सवाल पूछने में सिर्फ आपके कस्टमर्स ही नहीं आते हैं, बल्कि आपको उन सवालों के बारे में भी सोचना होगा जो आपको खुद से पूछने हैं। ईमानदार रहिए और अपने रिस्क के बारे में भी सोचिए। अगर आप प्रोडक्ट रिस्क और मार्केट रिस्क को नहीं हटा सकते हैं तो कुछ और ट्राई कीजिए और अपने आइडिया के बारे में दोबारा सोचिए। कीपिंग इट कैजुअल। कस्टमर्स के साथ मीटिंग दो तरह की हो सकती है, फॉर्मल और कैजुअल। फॉर्मल मीटिंग की तैयारी पहले से की जा सकती है और इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है। इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन और कभी-कभी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। आपके प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप, एक रफ मॉडल तैयार होने के बाद, अगर आप इसे जल्द से जल्द प्रेजेंट करना चाहते हैं और उसके बारे में थोड़ी ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप फॉर्मल मीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपको फॉर्मल मीटिंग में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये भटकाने वाले हो सकते हैं क्योंकि ये बायस्ड होते हैं। जब आप अपने आइडिया के बारे में पहली बार बताते हैं तो ये रिस्क हमेशा रहता है कि आपको ऑनेस्ट फीडबैक के बजाय कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ मिलेगी। दूसरी तरफ कैजुअल मीटिंग्स कभी भी की जा सकती है और फ्लेक्सिबल होती है। इसमें आप ऐसी आम बातों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं जो बिल्कुल स्मूथ और अनप्लान्ड होती हैं। कस्टमर्स ऐसे इंटरेक्शन से घबराते नहीं हैं जिसमें वो खुलकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता पाते हैं। अपने प्रोडक्शन क्रिएशन के शुरुआती स्टेज में आप कैजुअल मीटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना प्रोटोटाइप बनाने से पहले आप कैजुअल कन्वर्सेशन यानी बातों से अपने कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी को टेस्ट कर सकते हैं। कैजुअल मीटिंग्स अलग अलग तरह की हो सकती है। आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से कॉन्फ्रेंस, कंपनी के इवेंट या सोशल गैदरिंग में बात कर सकते हैं। ऐसे इनफॉर्मल इवेंट्स सच्चे फीडबैक लेने के सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर लोग मज़े करते हैं और अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं। जैसे अगर आप एक नेटवर्किंग इवेंट अटेंड कर रहे हैं तो आप किसी से उनके वर्क चैलेंजेस के बारे में और वो इसे कैसे मैनेज करते हैं पूछ सकते हैं। चाहे कोई मीटिंग फॉर्मल हो या कैजुअल, इफेक्टिव फीडबैक लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों से बचना होगा। सबसे पहले ज़्यादा प्लानिंग मत कीजिए या पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के भरोसे मत रहिए। इससे कम्युनिकेशन अननेचुरल और सब्जेक्टिव बन जाता है। जब लोगों पर फॉर्मेलिटी थोपी जाती है तो वो घबरा जाते हैं। ऐसे में वो शायद आपके सवालों के जवाब भी ना दें। दूसरा, अपने प्रोडक्ट आइडिया के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। अगर आप जोश दिखाते हैं और ये मानते हैं
कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो लोग आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने से पहले 2 बार सोचेंगे। आप जो भी कहेंगे वो भी पोलाइट रहने के लिए आपकी हमें हाँ मिलाएंगे ही। इसलिए अपने आइडिया को पैशन के साथ बताकर लोगों के जजमेंट और थॉट्स को कंट्रोल मत कीजिए। आपको लोगों की इच्छा और ज़रूरत के अनुसार प्रोडक्ट बनाने के लिए असली प्रॉब्लम और उसके पॉसिबल सल्यूशन को प्रेजेंट करना होगा। तीसरा, अपने कस्टमर को ऑप्शंस देकर अपने सवालों को सीमित मत कीजिए। उनके थॉट्स और ज़रूरतों को एक्सप्लोर करने के लिए ओपन एंडेड सवाल उन्हें ज़्यादा आज़ादी देते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके सवाल ने आपके कस्टमर की खुलकर जवाब देने की एबिलिटी को कम कर दिया है तो दूसरा फॉलो अप सवाल पूछिए। चौथा, फीडबैक पर एक्शन लेने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। सभी फीडबैक एक्शन लेने लायक नहीं होते हैं या एक ज़रूरत के बारे में नहीं बताते हैं। पैटर्न्स और कॉमन सजेशंस को पहचानने के लिए हर इंटरव्यू को एनालाइज कीजिए। सिर्फ उन्हीं फीचर्स पर काम कीजिए जिनके बारे में कई कस्टमर्स ने बात की हो। आखिर में, इमोशंस को नज़रअंदाज मत कीजिए। कस्टमर्स आपके बिजनेस आइडिया पर अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट या सरप्राइज दिखाकर। हर रिएक्शन का अलग मीनिंग होता है और आपको इन इशारों को समझना होगा। इस बुक के ऑथर रॉब फिट्जपैट्रिक एक बार एक इंडस्ट्री इवेंट में गए थे और वो एक नए बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। ये आइडिया ऑफिस मैनेजर्स के लिए था, जिससे उन्हें उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने और अपना वर्कलोड कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती थी। रॉब जानना चाहते थे कि उनका आइडिया मैनेजर्स की असली प्रॉब्लम के लिए सही सल्यूशन था या नहीं। इसके लिए उन्होंने कुछ लिखा नहीं था और ना किसी चीज़ को प्लान किया था। उन्होंने बस कुछ सवालों के बारे में सोचा और ड्रिंक्स लेने के दौरान कुछ लोगों के साथ बातें की। उन्होंने ऑफिस के चैलेंजेस के बारे में बात की और रॉब इसे बेहतर समझने के लिए फॉलोअप सवाल पूछते रहे। जब भी कोई किसी चैलेंज के बारे में बताता तो रॉब उससे पूछते कि वो प्रॉब्लम वाकई में उतनी कॉम्प्लिकेटेड है जितना सुनने में लग रहा है। उन्होंने उन लोगों ये भी पूछा कि वो ऑफिस की प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं। इन ओपन एंडेड सवालों की मदद से बातों का सिलसिला नेचुरली चलता रहा, जिससे रॉब को बहुत कुछ जानने का मौका मिला। ये कैजुअल इवेंट रॉब के लिए काम का होने के साथ साथ लोगों के लिए एक फन इवेंट था। किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि रॉब एक बिजनेस आइडिया के लिए डेटा इकट्ठा कर रहे थे। वहां तो सभी मौजमस्ती के मूड में थे और यूं ही अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। जब आप कैजुअल अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप अपने कस्टमर्स को आपके सवालों का जवाब देते समय रिलैक्स रहने में मदद करते हैं। लोगों के जवाब को सीमित करने, मनियोलते करने या उन पर कुछ थोपने की कोशिश मत कीजिए। कम बोलिए, लोगों की ज़्यादा सुनिए और उन्हें ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए। कमिटमेंट एंड एडवांसमेंट। पिछले चैप्टर्स में हमने सीखा कि बड़े बिजनेस आइडियाज़ कस्टमर्स को समझने और उनकी ज़रूरतों को पहचानने से बनते हैं। कस्टमर्स को स्टडी करने के प्रोसेस को कस्टमर लर्निंग कहते हैं। इसका मतलब है इस बारे में पता करना कि आपके कस्टमर्स किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, वो किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं। अपने प्रोडक्ट और कस्टमर सैटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने और उनकी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कस्टमर लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप इंटरव्यू, सर्वे, फीडबैक सेशन, प्रोडक्ट टेस्टिंग और फेस टू फेस मीटिंग्स कर सकते हैं। कस्टमर लर्निंग का मकसद है आपके कस्टमर के असली मोटिवेशन और ज़रूरतों को सामने लाना और ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने और कस्टमर लर्निंग में 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, कमिटमेंट और ट्रस्ट यानी भरोसा। सबसे पहले, ट्रस्ट का मतलब कस्टमर के उस एक्श से है जो ये साबित करता है कि वो सच में आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखते हैं। जैसे वो आपको अपना अटेंशन, सपोर्ट और पैसा दे सकते हैं। इसके बाद कमिटमेंट का मतलब है अपने कस्टमर को कुछ सेल करने या किसी चीज़ के लिए साइन अप करने के लिए फनल लैडर पर ले जाना। आप फ्री ऑफर देकर, स्टोरीज और केस स्टडीज सुनाकर ऐसा करने के लिए उन्हें मना सकते हैं। ऐसे कस्टमर्स को मनाना सबसे आसान होता है जिन्हें आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी होती है, इसलिए आपको अपनी ज़्यादा एनर्जी उनसे बात करने में लगानी चाहिए। जब आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको अपने कमिटमेंट को पूरा करने और अपने कस्टमर को सेल्स फनल में आगे ले जाने का गोल रखना चाहिए।
क्लियर गोल्स लिखिए और ऐसे मनचाहे आउटकम को चुनिए जिन पर सच में एक्शन लेना मुमकिन हो। इसके अलावा फॉलोअप मीटिंग्स रखिए, फ्री ट्रायल्स ऑफर कीजिए और अपने शुरुआती कस्टमर्स से पेमेंट लेने के लिए तैयार रहिए। कस्टमर्स को वैल्यूएबल फीडबैक देने और कमिटमेंट दिखाने के लिए मनाना अपने आप में एक जर्नी की तरह है। इसके लिए आपको किसी भी सवाल, रिक्वेस्ट या फ्यूचर मीटिंग्स के लिए तैयार रहना होगा। कुछ कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी रिपोर्ट देने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसी बेकार मीटिंग्स से बचिए जो वेग हैं और जिनका कोई क्लियर मकसद नहीं है। इन मीटिंग्स में तारीफ और खराब डेटा के अलावा कुछ नहीं होता है। ये आपको पॉजिटिव महसूस करा सकते हैं, लेकिन आपको सेल करने या अच्छी लीड्स ढूंढने में कोई मदद नहीं करेंगे। सक्सेसफुल मीटिंग का 2 आउटकम होना चाहिए, एक ऐसा कस्टमर जो आपके आइडिया में इंटरेस्टेड हो या एक ऐसा कस्टमर जो आपके आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता हो। ऐसे लोगों पर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आपके प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ उन्हीं से बात कीजिए जो सुझाव देते हैं, अपनी असली प्रॉब्लम समझाते हैं और आपके सॉल्यूशन में दिलचस्पी दिखाते हैं। कमिटेड कस्टमर्स आपके प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के लिए मान जाएंगे, आपको इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क से मिलवाएंगे या आपके प्रोडक्ट के तैयार होने से पहले ही उसका ऑर्डर दे देंगे। ऐसे लीड्स अपने प्रॉब्लम से बहुत परेशान होते हैं और वो आपके सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए बेसब्र होते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैक एक डिज़ाइनर हैं जिन्होंने स्मार्टफोन के ट्राइपॉड का एक प्रोटोटाइप बनाया। जैक का सॉल्यूशन क्रिएटिव और सिंपल था। उन्होंने 3D प्रिंटर की मदद से एक प्रोटोटाइप बनाया। इसके बाद उन्होंने अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से फीडबैक लेने के लिए उनके साथ एक मीटिंग रखी। मीटिंग के दौरान जैक ने अपने प्रोटोटाइप को दिखाकर उसके फीचर्स के बारे में बताया। प्रेजेंटेशन के बाद एक कस्टमर ने कहा कि वो उनका प्रोटोटाइप खरीदना चाहता है। ये सुनकर जैक हंस पड़े क्योंकि जब भी वो अपने प्रोटोटाइप के बारे में बताते थे तो लोग उसे खरीदने के लिए बेताब हो जाते थे। एक ओनर को इससे बेहतर वैलिडेशन नहीं मिल सकता। जब कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदने का इंतजार नहीं कर पाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पास एक सक्सेसफुल आइडिया है। जैक को कॉम्प्लीमेंट और पोलाइट वादे नहीं मिले बल्कि लोग उनके नए डिज़ाइन को टेस्ट करने और खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इस कहानी से ये साबित होता है कि मीटिंग्स को कमिटमेंट जनरेट करने और कस्टमर्स को सेल्स फनल में आगे ले जाने के लिए बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो या तो आपका प्रोडक्ट गलत है या आपका अप्रोच। जब तक आप एक ऐसा आइडिया ना ढूंढ लें जो आपके सीरियस कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए, तब तक अलग अलग टेक्निक्स को टेस्ट करते रहिए। चूजिंग योर कस्टमर्स। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि फीडबैक लेने और अपने आइडिया की वैलिडिटी को चेक करने के लिए मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कस्टमर लर्निंग भी आपको उन अलग अलग कस्टमर्स को पहचानने में मदद कर सकती है जिन्हें आप अपने प्रोडक्ट के लिए टारगेट कर सकते हैं। इसे कस्टमर सेगमेंटेशन कहते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन आपके कस्टमर्स को उनके इंटरेस्ट, ज़रूरत और प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट देता है। जब आप अपने कस्टमर्स को अच्छे से जानते हैं तो आप ये भी जान पाते हैं कि आपको किसे टारगेट करना चाहिए। इससे आप हर कस्टमर तक पहुंचने में अपना टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करने से बच जाएंगे क्योंकि आप सिर्फ एक ग्रुप की मदद करना चाहते हैं। नए फाउंडर्स आमतौर पर ये मानते हैं कि सभी को खुश करके ही पैसा कमाया जा सकता है। उन्हें लगता है कि उनके जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे वो उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाएंगे। लेकिन कस्टमर सेगमेंटेशन के बिना आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फोकस्ड नहीं होगी। आप घबरा जाएंगे और आपके ब्रांड को कोई नहीं पहचान पाएगा क्योंकि आपका कोई एक नीश यानी स्पेशलिटी नहीं है। कस्टमर सेगमेंटेशन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले अपने कस्टमर्स के ग्रुप को समझने की ज़रूरत है। वो कौन है? वो कैसे बिहेव करते हैं? उन्हें क्या मोटिवेट करता है? उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनके इंटरेस्ट क्या हैं? इसके बाद इस बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दीजिए। सेम ज़रूरत वाले कस्टमर्स को एक ग्रुप में रखिए। इसके बाद इस बात पता कीजिए कि आप इन कस्टमर्स को कहाँ ढूंढ सकते हैं।
क्या वो अवेलेबल है? क्या उनके पास आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा है? आखिर में, टारगेट करने के लिए एक स्पेसिफिक सेगमेंट को चुनिए। इस ग्रुप की खासियत को और अच्छे से समझिए और सिर्फ उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक खास प्रोडक्ट बनाइए। इस तरह से, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक ग्रुप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इससे, आप तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और अपने नीश कम्युनिटी में पॉपुलर हो सकते हैं। आइए, इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सारा ने नेचुरल कॉन्डिमेंट का पाउडर बनाया। कॉन्डिमेंट यानी एक ऐसा स्पाइस जो खाने के फ्लेवर को बढ़ा देता है, जैसे कि नमक या काली मिर्च। ये मसाला टेस्टी और इफेक्टिव था, लेकिन सारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह के कस्टमर को चुने। ये प्रोडक्ट कई अलग-अलग कस्टमर्स की ज़रूरत को पूरा कर सकता था। बॉडी बिल्डर्स इस मसाले को अपने प्रोटीन शेक में डाल सकते थे और रेस्टोरेंट इसे चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ तक कि एक माँ भी अपने बच्चे के लिए ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी खाना बनाने के लिए किचन में इसका इस्तेमाल कर सकती थी। इस प्रोडक्ट को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था, जो एक प्रॉब्लम बन गई थी। शुरुआत में, सारा इन 3 अलग-अलग मार्केट को टारगेट करना चाहती थी। उसने बॉडी बिल्डर्स, रेस्टोरेंट्स और हेल्थ कॉन्शियस पेरेंट्स के लिए मार्केटिंग कैंपेन बनाए। लेकिन हर सेगमेंट की ज़रूरत अलग-अलग थी। बॉडी बिल्डर्स को ऐसा मसाला चाहिए था जिसमें कम फ्लेवर हो और जो मिल्कशेक में बिना उसका टेस्ट बदले आसानी से घुल जाए। रेस्टोरेंट इस मसाले को अपने डेजर्ट में मिलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि इससे उसका फ्लेवर न बदल जाए। एक माँ भी सस्ता और प्रोडक्ट चाहती थी जिसका टेस्ट बच्चों को पसंद आए। सारा एक प्रोडक्ट ये सभी फीचर्स नहीं डाल पाई। उसे लगा कि अगर वो इन सभी ज़रूरतों को पूरा करेगी तो उसके प्रोडक्ट की वैल्यू और आइडेंटिटी खो जाएगी। इससे सारा को एहसास हुआ कि उसे अपने फोकस को छोटा करना होगा। वो ऐसी माँओं को टारगेट करना चाहती थी जो छोटे-छोटी दुकानों से सामान खरीदती हैं। इसलिए, उसने अपने मसाले का ज़्यादा सिंपल वर्जन बनाया और छोटी-छोटी दुकानों को टारगेट करना शुरू किया। उसने दुकान के मालिक को इस प्रोडक्ट को बच्चों के ब्रेकफास्ट सेक्शन के बगल में रखने के लिए कहा ताकि एक माँ की नज़र उस पर पड़ सके। एक हफ्ते बाद, सारा फीडबैक लेने के लिए इन दुकानों में गई। उसे पता चला कि उसका प्रोडक्ट माँओं के ग्रुप में बहुत पॉपुलर हो गया था, यानी वो ग्रुप जिन्हें वो टारगेट कर रही थी। माँओं के लिए अपना ब्रांड बनाने के बाद, अब सारा ने ज़्यादा बड़े ऑडियंस को टारगेट करना शुरू किया। अब, उसने बॉडी बिल्डर्स पर फोकस करना शुरू किया। इसके बाद, उसने रेस्टोरेंट पर फोकस किया। इस कहानी से साबित होता है कि सेगमेंटेशन के बिना आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते। आप सभी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक नीश और कस्टमर टाइप पर फोकस करना चाहिए। जब आप अपने क्लोज सर्कल में पॉपुलर हो जाएं, तो उसके बाद आप एक्सपैंड करने के बारे में सोच सकते हैं। रनिंग द प्रोसेस। हमने सीखा कि कस्टमर लर्निंग का मतलब है कस्टमर से सीधे जुड़कर अपने टारगेट कस्टमर्स की ज़रूरत, इच्छा और बिहेवियर को समझना। ये लर्निंग आपको ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस बनाने में मदद करती है जो असली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल होता है, तो ये आपके टारगेटेड ऑडियंस में तेज़ी से पॉपुलर हो जाता है। कस्टमर लर्निंग इफेक्टिव मीटिंग्स के रिजल्ट्स पर बेस्ड होता है। एक अच्छी मीटिंग की तैयारी के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कीजिए। खुद से पूछिए कि आप मीटिंग से क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? या फिर आप उनकी परेशानियों के बारे में जानना चाहते हैं और एक नया आइडिया टेस्ट करना चाहते हैं? अपने गोल्स को क्लियर रखने से आपको ज़्यादा फोकस्ड सवाल पूछने और अपना वक्त बचाने में मदद मिलेगी। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के बिना बातें इधर-उधर हो सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आप बड़े मौकों को गंवा सकते हैं। दूसरा, अपने कस्टमर्स के बारे में रिसर्च कीजिए। आप जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं, उनके बारे में जितना हो सके उतना पता कीजिए। उनकी इंडस्ट्री, रोल और करंट चैलेंजेस के बारे में जानिए। अगर वो आपके पुराने कस्टमर्स हैं, तो अपनी कंपनी के साथ उनकी हिस्ट्री को रिव्यू कीजिए। वो कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था?
ये बैकग्राउंड चेक आपके कस्टमर्स को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस कराएगा। ये आपको उनका भरोसा जीतने में और ज़्यादा सच्चा फीडबैक लेने में भी मदद करेगा। तीसरा, अपने मीटिंग के एजेंडा को तैयार कीजिए। एक एजेंडा ये बताता है कि बात कैसे होनी चाहिए। उन मेन टॉपिक्स को आउटलाइन कीजिए जिनके बारे में आप अपने कस्टमर्स से बात करना चाहते हैं, और हाँ, फ्लेक्सिबल रहिए। एजेंडा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप एक सीमित इंटरव्यू रख रहे हैं। आप अपने शुरुआती सवाल पूछ सकते हैं और फ्लेक्सिबल फॉलो अप सवाल भी तैयार कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि आपके कस्टमर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इसलिए तैयार रहिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस कीजिए। आखिर में, ज़रूरी चीज़ों और प्रोटोटाइप को तैयार रखिए। अगर आप एक प्रोडक्ट आइडिया को दिखाने का प्लान कर रहे हैं, तो विजुअल्स, स्केचेस या एक वर्किंग प्रोटोटाइप लेकर जाइए। अगर आप एक मौजूदा प्रोडक्ट का फीडबैक लेना चाहते हैं, तो डिस्कशन के लिए एग्जाम्पल या डेटा तैयार कीजिए। ये चीज़ें आपको प्रोफेशनल दिखाएंगी और आपके कस्टमर्स आपको ज़्यादा सीरियसली लेंगे। वो आपके मकसद को अच्छे से समझ पाएंगे और आपको बहुत स्पेसिफिक फीडबैक देंगे। तैयारी करना एक अच्छी मीटिंग का पहला कदम है और टीम वर्क दूसरा। जब टीम साथ मिलकर काम करती हैं, तो वो अलग अलग नज़रिए से नॉलेज को इकट्ठा करती हैं। टीम मेंबर्स को अपनी फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए, एक दूसरे की सोच को चैलेंज करना चाहिए और कस्टमर के बिहेवियर में पैटर्न्स को पहचानना चाहिए। टीम कोलैबोरेशन से भी ये पक्का होता है कि डिपार्टमेंट्स एक ही गोल को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। जब सेल्स, मार्केटिंग और डिज़ाइन जैसा हर डिपार्टमेंट कस्टमर के सेम डेटा को स्टडी करते हैं, तो वो इसे अलग अलग एंगल से एनालाइज कर सकते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो वेल डिज़ाइंड हो, मार्केट में लाने और सेल करने लायक हो। इस बुक के ऑथर रॉब फिट्जपैट्रिक ने बताया है कि कैसे वो और उनकी टीम कस्टमर्स के फीडबैक को ऑर्गेनाइज और एड्रेस करने में फेल हुए और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। रॉब की कंपनी पूरे जोश से कस्टमर के फीडबैक लेकर अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए उन्होंने मीटिंग्स रखी और अलग अलग तरह का डेटा कलेक्ट किया। रॉब की टीम का एक गोल था कस्टमर की ज़रूरतों का तुरंत जवाब देना। इसलिए जब भी कोई कस्टमर एक नए फीचर या फिर किसी प्रॉब्लम के बारे में बताता, तो वो उस पर काम करने लग जाते। वो तुरंत और लगातार नए फीचर ऐड कर देते और प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे। इससे उनकी टीम का ध्यान भटक गया क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव से दूसरे ऑब्जेक्टिव पर शिफ्ट हो रहे थे। इससे उन्हें थकान भी फील होने लगी थी और कुछ एम्प्लॉयीज़ ने तो कंपनी भी छोड़ दी थी। ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ गई जब सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया। वो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स की कमी के कारण काफ़ी परेशान थे और उन्हें लग रहा था कि वो मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। कंपनी में सब कुछ अस्तव्यस्त चल रहा था और कस्टमर्स भी कंपनी के प्रोडक्ट में लगातार होते बदलावों के कारण कंफ्यूज हो गए थे। सीटीओ के कंपनी छोड़ने के बाद रॉब को एहसास हुआ कि उन्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। उनकी टीम को समझ में आया कि उन्हें हर कस्टमर के फीडबैक पर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय उन्होंने अपने क्लियर गोल्स पहचानने और कस्टमर के डेटा में पैटर्न्स को ढूंढना शुरू किया। रॉब अपनी टीम को कंपनी के गोल्स याद दिलाते रहे, जिससे उन्होंने पहले जैसी गलती नहीं दोहराई। वो पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट हो गए थे। ऐसा करने से उनका प्रोडक्ट इम्प्रूव हुआ और उन्होंने केयरफुल प्लानिंग के साथ प्रोडक्टिविटी को बैलेंस करना सीखा। अगर आप अपने गोल को प्रायोरिटी देना, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करना और अपने एक्शन को ऑर्गेनाइज करना नहीं जानते हैं, तो आप कस्टमर के फीडबैक को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अपनी टीम को डेटा कलेक्ट करने, उसे ऑर्गेनाइज करने और सही पत्तर को चूज करने के लिए एक सिस्टम बनाने के लिए कहना होगा। हर कस्टमर फीडबैक वैल्यूएबल नहीं होता है। जब आपकी टीम साथ मिलकर काम करेगी और आपका हर डिपार्टमेंट उनके एफर्ट को पूरा करने में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, तो आप ज़्यादा रेलेवेंट और काम का प्रोडक्ट बना पाएंगे। कंक्लूजन: एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको अजम्पशन पर नहीं बल्कि फैक्ट्स के बेसिस पर फैसला लेने की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। इस समरी में आपने बिजनेस के ग्रोथ लिए मेन टूल के रूप में कस्टमर लर्निंग के बारे में जाना। आपने सीखा कि कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझने और कई बिजनेस प्रॉब्लम से बचने के लिए इफ़ेक्टिव टेक्निक्स को कैसे यूज़ किया जाए। सबसे पहले
आपने जाना कि मॉम टेस्ट एक ऐसा मेथड है जो फैक्ट्स और एक्चुअल फीडबैक के बेसिस पर बिजनेस आइडियाज बनाने में मदद करता है। इस अप्रोच में सही सवाल पूछना और अपने आइडियल कस्टमर्स के करंट प्रॉब्लम, ज़रूरत और मोटिवेशन को पहचानना शामिल है। दूसरा, आपने जाना कि कॉम्प्लीमेंट, अनक्लियर जवाब और अप्रूवल सीकिंग रिस्पॉन्स आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे जिन पर एक्शन लिया जा सके। काम का डेटा कलेक्ट करने के लिए फॉलोअप सवाल पूछिए और फीडबैक सेशन के दौरान अपने आइडिया के बारे में मत बताइए। तीसरा, आपने जाना कि क्लियर, पर्पस ड्रिवेन, ओपन एंडेड सवाल आपको कस्टमर के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपके आइडिया के पोटेंशियल रिस्क के बारे में बताते हैं। रियलिस्टिक और स्केलेबल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको मार्केट और प्रोडक्ट रिस्क दोनों के बारे में सोचना होगा। चौथा, आपने जाना कि कैजुअल मीटिंग्स अनस्ट्रक्चर्ड और तुरंत की वाली बात होती है, जिससे आपको कस्टमर से सच्चा फीडबैक लेने का मौका मिलता है। अपने कस्टमर्स को रिलैक्स्ड रखिए और उन्हें अपने थॉट्स को खुलकर बताने का मौका दीजिए। पांचवा, आपने जाना कि कस्टमर्स के साथ होने वाली मीटिंग में क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। प्रीऑर्डर या इन्वेस्टमेंट जैसे कमिटमेंट करवाने पर फोकस कीजिए। आपको अपने कस्टमर को सेल्स फनल में आगे ले जाने पर ध्यान देना चाहिए। जब आप सीरियस कस्टमर्स को पहचान लेंगे तो अपने आइडिया को वैलिडेट करने और अपने कॉन्सेप्ट को और डेवलप करने के लिए उनके साथ और इंटरैक्ट कीजिए। छठा, आपने सीखा कि कस्टमर सेगमेंटेशन आपको अपने फोकस को छोटा करके एक नीश ग्रुप पर ध्यान देने का मौका देता है। एक नीश ग्रुप का इंटरेस्ट, ज़रूरतें और प्रॉब्लम सेम होते हैं। इसलिए आप ऐसे फोकस्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं जो एक ग्रुप को टारगेट करे और उनकी जिंदगी को बेहतर बना सके। आखिर में, आपने सीखा कि इफेक्टिव कस्टमर लर्निंग सेशन के लिए आपको सोच समझकर तैयारी करनी होगी। आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे, अपने कस्टमर्स के बारे में रिसर्च करना होगा, एक फ्लेक्सिबल एजेंडा बनाना होगा और टीम कोलैबोरेशन को एनकरेज करना होगा। तो अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। इसकी शुरुआत एक नीश ग्रुप चूज करके कीजिए और फिर जो प्रिंसिपल्स आपने सीखे हैं उन्हें अप्लाई कीजिए। अपने आइडिया को तेजी से वैलिडेट करने और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए मॉम टेस्ट को यूज कीजिए।